एवरीवन, दिस इज़ योर मनीषा दीदी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना बोर्ड एक्सपीरियंस कि किस तरह से जो अब आपके पास आखिरी के कुछ दिन बचे हैं मैंने उसमें किस तरह से तैयारी करी थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ना, तुम इस चीज़ से पूरा रिलेट कर सकते हो स्टोरी से, क्योंकि ना मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसी नर्वसनेस होती थी, बहुत ज़्यादा ऐसी टेंशन होती थी, डर लगता था और मुझे सिर भी दुखने लग पड़ता था कि यार कैसे होंगे पेपर, बोर्ड्स को लेकर ऐसे हवा सा लगता था अपने टाइम पर, यार बोर्ड्स क्या चीज़ है। और ना मेरा सिलेबस तो मान के चलो हर एक सब्जेक्ट में ना कुछ टॉपिक्स, कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन होता था जो एंड के दे के पेंडिंग रहता था और जिसको मैं पेपर में भी नहीं पढ़ के जाती थी। स्टिल आई वॉज एबल टू स्कोर 95% इन PCM। अब इसका रीज़न क्या था? इसका जो मेन रीज़न था कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, वो तुम्हारा ये नहीं टेस्ट करते कि तुम सारा सिलेबस पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए। वहाँ पे जिस चीज़ का मेन टेस्ट होता है वो ये होता है कि क्या तुम वो पढ़ के आए हो जो पेपर में पूछे जाने वाला था। किसी को मतलब नहीं पड़ता भाई तुमने पूरे साल बैठ के पढ़ाई करी है कि या तुमने पिछले 4-5 दिन में बैठ के पढ़ाई करी है। व्हाट डज मैटर कि जब वो पेपर हो रहा है, क्या उस पेपर के 3 घंटे में तुम अपनी नॉलेज उतार के आ पाए उस पेपर में। तो मैंने इसी माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन करी थी। तो मैंने क्या सोचा था कि हमें ना बस यार टीचर का एक माइंडसेट को लेकर पढ़ना होता है कि टीचर किस तरह से पेपर सेट करने वाला है, वो हमें पता लग जाता है जब हम PYQs करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि पिछले साल अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑलरेडी 4-5 साल से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल दिया जाता है, कुछ ऐसे करके ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई थी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था, सबसे पहले तो अपना यार सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सिलेबस रखो पास में, क्योंकि वो तुम्हारे लिए गाइडलाइन एक चेकलिस्ट की तरह काम करने वाला है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो होता है आपका सीक्वेंस, आप किस तरह से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर तुमने स्टार्टिंग में एक टफ चैप्टर उठा लिया तो वो आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर देता है, और हमें अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं करना होता। जैसे सपोज तुमने फिजिक्स की सबसे पहले ही ऑप्टिक्स उठा लिया, तुम्हें पता ऑप्टिक्स टफ है, ठीक है, हर बच्चे के लिए टफ है, पर तुमने ऑप्टिक्स उठा लिया, वो तुम्हारा डबल कॉन्फिडेंस ब्रेक करेगी। तो मैं क्या करती थी, अपनी वेटेज के अकॉर्डिंगली जो सबसे ईजी चैप्टर होते थे, जो स्कोरिंग होते थे, सबसे पहले उनको उठाती थी। जैसे कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं मॉडर्न फिजिक्स उठा लेती थी सबसे पहले, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर्स करती थी। फिर उसके बाद मैं ऑप्टिक्स रखती थी क्योंकि वो स्कोरिंग होती थी। फिर तीसरे नंबर पे मेरा होता था मैग्नेटिज्म, फिर चौथे पे होती थी इलेक्ट्रिसिटी, फिर एंड वाले पे आता था अपना AC, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा वाहियात चैप्टर लगता था AC, मुझे वो कभी समझ नहीं आया ढंग से। तो ये मेरा सीक्वेंस रहता था। इस तरह से आप केमिस्ट्री में भी डिसाइड कर सकते हैं। केमिस्ट्री में मेरा होता था कि सबसे पहले फिजिकल करेंगे, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक करेंगे, F&D ब्लॉक वाले, देन हम आएंगे ऑर्गेनिक पे। एक बार सीक्वेंस डिसाइड हो गया हर चैप्टर में, अब तुम्हें पता है इसी तरह से आप मैथ्स और बायोलॉजी के लिए भी कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ होती थी आप पढ़ना चालू करो, जो सीक्वेंस, जो प्लान बन गया है, प्लान ऑफ एक्शन, अब उस पर एक्शन लेना शुरू करो। तो जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी तो मैं हेल्प लेती थी अपनी फ्रेंड की, उसको फ़ोन कर लेती थी कि बहन तू बता दे, क्योंकि वो कोचिंग जाती थी, ट्यूशन जाती थी, तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प हो जाती थी। मैंने कुछ नहीं ज्वाइन करा हुआ था। अब आप यहाँ पे 1 शॉट चैप्टर्स वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे। 1 शॉट सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स का पढ़ना जिनकी आपको ज़रूरत है, हर चैप्टर का मत देखना, और 1.5x की स्पीड पे देख लेना। जब तुम ये सब कर लोगे उसके बाद क्या है ना, तुम्हारी प्रैक्टिस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर अगर तुम याद नहीं रख पाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे, तो पेपर में लिख कर कैसे आ पाओगे। यहीं पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ काम करती है वो होती है कि तुम्हें हर चैप्टर को ना अच्छी तरह से याद करना है। चाहे हम रट्टा भी लगा रहे हैं, लेकिन रट्टा भी हमें ना बहुत सेंसिबली लगाना पड़ता है। आपको पता है आपके पास बहुत सारे डेरिवेशंस है, बहुत सारे डायग्राम्स तुम्हें याद करने हैं, बहुत सारे तुम्हें फॉर्मूलाज याद करने हैं। तो मैं हमेशा डेरिवेशन को ब्रेक डाउन कर लेती थी कि जैसे सबसे पहले एक डेरिवेशन का सीक्वेंस क्या होता है, एक उसका स्टार्टिंग एक्सप्रेशन होता है जहाँ से हम उसको शुरू करते हैं, फिर हम बीच में एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बीच में कुछ और हमारे टॉपिक्स रहते हैं, राइट, मतलब कुछ और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेंगे, देन उसके एंड में हमारा एक कंक्लूजन रहने वाला होता है। तो मैं हमेशा एक स्टार्टिंग वाला एक्सप्रेशन आपको याद करना होता है, कंक्लूजन जो एंड एक्सप्रेशन आता है वो भी मुझे याद होता था, बीच वाला भी मुझे कुछ याद रहता था कि यार ये चीज़ें रट्टे लगी हुई हैं। अगर मुझे कहीं ना कहीं स्टेप ऊपर से भूल भी गया तो मुझे पता है मैं नीचे से एक्सप्रेशन लिखूंगी और उसको उल्टा शुरू करके बीच में पहुंच जाऊंगी, चाहे बीच में कुछ भी गड़बड़ हो, डजेंट मैटर। अगर तुम्हारा स्टार्टिंग वाला स्टेप सही है, तुम्हारा डायग्राम सही है, तुमने उसकी इंट्रोडक्शन भी अच्छी दी है कि लेट्स सपोज दिस एंड दिस, ठीक है, वी नो डैट, और तुमने एंडिंग अच्छी तरह से करी है, कंक्लूजन अच्छी तरह से दिया है, तो तुम्हारे नंबर पक्के हैं डेरिवेशन में। दैट इज़ द सिस्टम जिस तरह से तुम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, चाहे बीच में तुमसे कुछ भी झोल मोल हो गया, उस पर एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह से जब तुम चीज़ें करोगे ना तो तुम्हारे लिए चीज़ें ईजी लग जाती हैं, रिटेन करना आसान हो जाता है, चीज़ें याद करना आपके लिए ईजी बन जाता है। तो आई होप कि तुम्हें समझ लग गया अब आपको करनी कैसे चीज़ें।
अब अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी ना कि मेरे साथ मैं एग्जाम डे पे ना बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मेरे को लाइक पेपर देख के हाथ में लगता था कि यार कुछ नहीं आता, कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि होगा कैसे। तो कभी भी अपना पेपर सबसे पहले तो पूरा मत देखो, बट मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाती थी, मैं फिर भी देख लेती थी, क्योंकि इतने सारे लाइक क्वेश्चन आपको ऐसे तोड़ मोड़ के आ रखे होते हैं ना, तो मुझे लगता था चलो यार शुरू करते हैं, देखते हैं। तो मैं जब शुरू करती थी, जब पेपर के एंड में पहुंच जाती थी, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ मनीषा बहुत अच्छे से कर लिया मैंने, काफ़ी सही हो गया, अच्छा हो गया पेपर। बट इस चीज़ ने ना मुझे कहीं ना कहीं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब करा, क्योंकि आपको टाइम के अगेंस्ट भागना होता है, कि आपको सोचना भी होती है बॉन्डेड 3 घंटे के पेपर में, आपको सोचना भी, आपको पेपर अटैम्प्ट भी करना है, देन आपको पेपर देकर डर भी लग रहा है। तो मेरे को इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे टेंशन दे रखी थी। बट आपको इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू पीपल आर सो लकी कि एडुकार्ड ने आपके लिए इतनी यूनिक बुक लॉन्च करी है, जो कि आज से पहले इंडिया ने किसी ने नहीं करी। फर्स्ट टाइम एडुकार्ड आप लोगों के लिए लेकर आया है एक ऐसी बुक जिसके थ्रू आप घर से बैठ के बोर्ड एग्जाम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बेसिकली इस बुक में आपको हर एक सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, और उस क्वेश्चन पेपर्स में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट लाइकली टू कम है। देन उसी के साथ आपको उस सब्जेक्ट की आंसर शीट्स मिलेंगी, OMR शीट मिलेंगी, जहाँ जिस तरह से हमें बोर्ड एग्जाम के पेपर में मिलती हैं, और साथ ही में आपको उसकी मार्किंग स्कीम भी दी जाएगी, ताकि आपको पता लग सके कि जब पेपर अटैम्प्ट करोगे कि टीचर पेपर को कैसे चेक करते हैं, कैसे स्टेप बाय मार्किंग होती है। कभी कभी हमें लगता है कि यार पूरा क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाते हैं, बट स्टेप बाय मार्किंग होती है, तो आपको पता लगेगा अच्छा अगर हम इतना भी करके आएंगे ना तब भी हमें नंबर मिल जाएंगे। फिर एंड में इसी पैकेज में आपको एक बॉल पेन मिलेगा, तो आपको प्रॉपर बोर्ड का एक्सपीरियंस एडुकार्ड इस बुक के थ्रू आपको दे रहा है। तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी, अगर आप मेरी तरह एग्जाम में स्ट्रेस और एंजाइटी में नहीं गुजरना चाहते, और घर पे ही एक बार बोर्ड्स का एक्सपीरियंस लेके जाओ कि किस तरह से बोर्ड्स में चीज़ें होने वाली हैं, तो ये बुक ज़रूर से ले लेना। आपको जो लिंक है मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगली चीज़ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाओ। जितने ज़्यादा आप सॉल्व करोगे ना उतने ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। मैंने आपके लिए फिजिक्स के PYQs लॉन्च करे हैं लास्ट 8 ईयर के 2015 से 2023, तो अगर आप वो लेना चाहो तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, आपके पास बायो है या मैथ्स है, जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके PYQs करके जाओ, क्योंकि यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है। देन आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और पेपर जब भी आप प्रेजेंट करोगे ना अपनी चाइनीज़ हैंड राइटिंग में मत करके आना, एक प्रेजेंटेबल हैंड राइटिंग, क्योंकि टीचर ना स्टार्टिंग में देख के उसके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है, उसका एक माइंडसेट बन जाता है। अगर तुमने स्टार्टिंग में सब कुछ सही वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे जो तुम्हें आते हैं, ठीक है, तो टीचर को पता लग जाता है कि हाँ यार ये बच्चा पढ़ने वाला है। तुमने स्टार्टिंग में गंद डाल दिया, काचा माचा कर दिया, बहुत ज़्यादा कटिंग्स कर दी, टीचर पे इंप्रेशन क्या जाता है कि भाई इस बच्चे को चीज़ें नहीं आती हैं। तो अपनी हैंड राइटिंग और जब भी आप लिखते हैं उसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग देना शुरू करो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपको जो है ना आंसर लिख के ज़रूर आना है। अगर आपको कोई डेरिवेशन नहीं भी आती, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि जो पूछा उसका डायरेक्ट वही आंसर देख के आओ। बट अगर कुछ नहीं भी आता छोड़ के कुछ मत आओ, ठीक है, कुछ भी घुमा फिरा के तुम लिख आना, जा उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तुम्हें जो भी डेरिवेशन आ रही है, जो भी तुम्हें चीज़ याद आ रही है, राइट इट डाउन, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स टीचर आपको नंबर दे देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वैसे ऊपर से देखते हैं अच्छा इस बच्चे ने लिखा तो है ना, दे विल गिव यू मार्क्स। और इन सब चीज़ों के साथ हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करना। मैं यूजली ज़्यादा से ज़्यादा लिखती थी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपियाँ भरती थी और पेन खाली करती थी, और मुझे वो देख के बहुत प्राउड फील होता था कि यार मैंने इतने पेन खाली कर दिए, दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग। और सिंपल सी चीज़ है यार, आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। माना रट्टा है, बट रट्टा तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इज़ नथिंग मोर देन ए रट्टा, ठीक है, समझ के जाओगे तब भी तुम्हें कुछ कुछ स्टेप्स तो याद रखने ही पड़ेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने टाइम पे करी थी वो थी चैंटिंग, पूजा पाठ, ठीक है, भगवान को नाम लेना, उनको याद करना, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। क्योंकि यार हमारे लेकिन यार डिस्ट्रैक्शंस हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है आज के टाइम पे, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस डिवाइस से हमको स्टडी करनी है वहीं पे हमारी डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। तो जब आप चैंटिंग करते हो ना, कुछ भी चैंट कर लो, ओम का जाप कर लो या जो भी आपको अच्छा लगता है, ओम नमः शिवाय, ठीक है, तो जब आप चैंट करते हो, पूजा करते हो, भगवान को याद करते हो, आपके अंदर ना एक वो पावर आती है, एक अनस्टॉपेबल पावर, जो आपको बार बार आपके गोल्स के बारे में आपको याद दिलाती रहती है कि हमें सही डायरेक्शन में जाना है। तो जब जब तुम्हारा भटकने का भी मन करेगा ना, तो वो पावर तुम्हें हेल्प करती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से करनी है। इसके साथ मैंने एक और चीज़ करी थी, मैं ना एक कॉपी मैंने अपने रखी हुई थी अपने टाइम पे, और मैं उस पर ना अपनी डायरी राइटिंग करती थी। मुझे जैसे भी थॉट्स आते थे, अगर मुझे नेगेटिव ओवर थिंकिंग भी हो रही है, नेगेटिव सा भी लग रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि यार मेरे साथ स्कूल में भी पार्शलिटी होगी या मेरे को घर में भी किसी ने कुछ कह दिया,
तो आई यूज़ टू राइट दैट थिंग। मैं फिर अपने अंदर नहीं उस चीज़ों को रखती थी, क्योंकि अगर हम उसको अंदर रखेंगे ना तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, हमारे दिमाग में वही चलता रहेगा, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसे क्यों डांट दिया। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यही मेरा एक्सपीरियंस का लास्ट के दिन में। मैं बिल्कुल भी लाइक टाइम का तो कुछ था ही नहीं, तो मैं ये सोचोगे कि शायद कितने घंटे पढ़ना है, कि ये भी क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में। टाइम का कुछ शेड्यूल नहीं था मेरा, तो मैं सच में बता रही हूँ। मेरा ये होता था बस सुबह उठे, ब्रश वगैरह करा, बेड पे बैठ गए, जहाँ पे भी तुम्हें बैठ के पढ़ना है, अपने टॉपिक्स खोलो, पढ़ना शुरू कर दो। फिर उसके बाद मम्मा खाना लेके आती थी, खाना खा लिया, वो भी वहीं पे बैठे बैठे खा लिया, हैंड वॉश करके आए, फिर वापस पढ़ने लग पड़े। ठीक है, अगर बीच में ब्रेक लेनी है आधा एक घंटे की तो ले ली, वो भी आधा एक घंटा ऐसे डेडिकेटेड नहीं होता था घड़ी की तरफ देखे अच्छा आधा घंटा ही ब्रेक लेनी है या 1 घंटा। अगर मुझे लग रहा है कि भाई मेरे को मेरी ब्रेक खत्म होगी, मेरा नहीं मन कर रहा कुछ भी अदर टाइम पास करने का, मैं 10 मिनट में उठ के चले जाती थी पढ़ने के लिए। तो ऐसा कुछ घड़ी देख के नहीं मैं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था उस टाइम पे क्या मुझे अच्छे नंबर लेकर आना है, वो विज़न बहुत क्लियर था। तो ऐसा रहता था। फिर मैं रात को भी लेट नाइट भी पढ़ती थी, कभी कभी ऐसी बत्तियाँ जलती रहती थी मेरे कमरे में, लाइट्स ऑन रहती थी और मैं सो जाती थी। फिर मैं सुबह उठती थी, फिर मेरे पापा उठाते कि यार तुम्हारी लाइट जल रही है ना। तो मेरे को था अच्छा मैं रात को ऐसे ही सो गई। तो वो वाला सीन था मेरा, ना कोई सोने का शेड्यूल था, ना ही कोई पढ़ने का फिक्स टाइम था, क्योंकि मैं हर समय ही पढ़ रही होती थी बस, और किसी चीज़ को कर नहीं रही थी। उस समय मेरे को सिर्फ इतना था कि भाई मेरे को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मेरे लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती थी टीवी। तो मैंने उस समय टीवी देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया था अपने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। दे आर लाइक कि ठीक है आधा घंटा देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। पर मुझे पता था मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मैंने एक एपिसोड देख लिया तो फिर मेरा वो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता था। फिर मुझे पता मैं कल भी देखूंगी, परसों भी देखूंगी। तो मैंने क्या करा, मैंने रिस्ट्रिक्ट ही कर लिया। मेरी फैमिली जिस कमरे में बैठ के टीवी देख रही है मैं उधर जाती ही नहीं थी, मैं ऊपर छत पे जाके बैठ के पढ़ लेती थी कि आप लोग देखो, मैंने नहीं यहाँ पे बैठना। तो तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल लेके आना पड़ेगा, एंड विद दिस स्ट्रेटेजी, अपने इस माइंडसेट के साथ तुम भी बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। सो ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।